चलिए देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? बिलियन। क्या पढ़ रहे थे? बिलियन। बिलियन में हम लोगों ने कल सीखा वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब अनुमान क्या होता है, पूरा कल सीखा। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे राउट का नियम। राउट का नियम, ठीक। राउट का नियम, राउट्स लॉ, ठीक। पहले लिख लो फिर समझाते हैं पूरा। लिखो, फ्रांसीसी वैज्ञानिक एफ राउट ने फ्रांसीसी वैज्ञानिक एफ राउट ने सन 1886 ईस्वी में 86 ईस्वी में विभिन्न विलयनों का अध्ययन करके विभिन्न विलयनों का अध्ययन करके एक नियम का प्रतिपादन किए। एक नियम का प्रतिपादन किए जिसे राउट का नियम कहते हैं। राउट का नियम कहते हैं। नियम लिखो क्या था, एक लाइन छोड़ करके। इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य अपघट्य घुलने पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अथवा किसी निश्चित ताप पर विलयन के वाष्प दाब का
विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। चलो इधर देखो, 10 मिनट तो वहां ध्यान हो जाएगा। सबसे मेन चीज समझो ध्यान से। इस चैप्टर में 2 नियम है, सबसे मेन है। एक राउल्ट का नियम, एक हेनरी का नियम है। ठीक, अगले हम लोग टर्म पढ़ेंगे इसको। ठीक, एग्जाम में आते ही हैं राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम पूछे जाते हैं बार बार। सब सो ध्यान से। फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, कहां जी? फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1886 ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विलयनों क्या किया? अक्षर अध्ययन किया। अब विभिन्न प्रकार के विलयनों का अध्ययन करके एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसको हम लोग कहते क्या है? राउल्ट नियम। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनघट्य घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अनुमान होता है वह विलेय के मोल प्रभाज क्या होता है? बराबर होता है। और मोल प्रभाज क्या होता है? अपेक्षिक अनुमान को सब पढ़ाया जा चुका है, इसलिए पूरा पढ़ा दिया गया, एकदम क्रम से चल रहा है पूरा। ठीक, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान क्या होता है? क्रम पढ़ाया गया। मोल प्रभाज किसे कहते हैं? सब पढ़ाया गया पीछे। ठीक, क्या होता है? उसके बराबर होता है। तो चीज मैंने डायरेक्ट लिखा है यहां पर, किसी निश्चित ताप पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलेय के मोल प्रभाज क्या होता है? बराबर होता है। हमने कल समझाया था, 1 घंटा पूरा समझाया था। क्या समझाया था? तुम्हें देख लो इधर। हमने बोला था ये पात्र था, ठीक, क्लोज पात्र है। क्या है? क्लोज पात्र है। ठीक, सुधाकर चलो ऐसे। इस पात्र में बोला था पानी भरा गया है। क्या भरा गया है? पानी। पानी कहने का तात्पर्य शुद्ध विलायक। क्या भरा गया जी? शुद्ध विलायक। अब इसमें शुद्ध विलायक है, केवल प्योर सोलवेंट है, शुद्ध विलायक। इसमें पानी गर्म करूंगा, अभी इस पानी में क्योंकि कुछ मिलाया नहीं गया है, तो पानी जब गर्म करूंगा तो इसको कोई पकड़ा नहीं हुआ है, तो जब इसको गर्म किया जाएगा इसके कण क्या होंगे? बहुत तेजी से वाष्प में परिवर्तित होंगे। वाष्प में परिवर्तित होकर के यहां पर इसकी दीवारों पर क्या करेंगे? दाब ज्यादा लगाएंगे। लेकिन इसी पानी में मैं कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दूं, मैं सब लिखा भी हूं। ये क्या है? अवाष्पशील। ये पूरा अवाष्पशील पदार्थ है, अवाष्पशील पदार्थ है, और ये पूरा अवाष्पशील पदार्थ है, वाष्पशील पदार्थ। अच्छा, अवाष्पशील का मतलब क्या है? पानी में अगर नमक मिला दोगे, अगर सब्जी पकता है तो पानी उड़ता है, लेकिन नमक उड़ जाता है। चीनी शादी विवाह में ज्यादा मात्रा में क्या बन गया? सिरा बन गया। अब सिरा हम लोग करते हैं, जमाते हैं, गर्म करते हैं ना जी, तो पानी उड़ता ना चीनी उड़ता है? पानी उड़ता ना, चीनी वहां पर नहीं उड़ता। चीनी वहां पर क्या है? अवाष्पशील है, चीनी नहीं उड़ने वाला है। यूरिया को पानी में घोल दोगे तो पानी उड़ेगा ना कि यूरिया उड़ेगा। ऐसे आयोडीन हो गया, ग्लिसरीन हो गया, धातुओं को जब गर्म किया जाता है, जो उसमें लिक्विड और पदार्थ होता है वही क्या होता है? पानी वगैरह विलायक, वही उड़ता है कि धातु उड़ जाएगा। लोहा गर्म कर, लोहा उड़ गया। जिन्हें वाष्पशील पदार्थ होता है कौन कौन? एसीटोन हो गया, इथेनॉल मतलब शराब हो गया, पेट्रोल। तुम लोग देखे हो जो पेट्रोल का जो, बोलो मत,
दो चक्के के पहिए में जहां टंकी होती है उसका जो ऊपर का ढक्कन होता है, देखो नहीं देखे वो ढक्कन, पता नहीं कैसे ढक्कन होता है, एकदम मोटा ढक्कन होता है। और टंकी भी क्या होती है, मोटी होती है। क्यों? अगर पेट्रोल टंकी में तुम भर दिए, बस पेट्रोल खोल रख दो, भरे हो 5 लीटर, 4 दिन बाद खोल देखो, उसको 4 दिन बाद देखो आधा हो जाएगा, पूरा उड़ जाएगा, वो पेट्रोल खत्म हो जाएगा। वो बहुत क्यों, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, वाष्पशील होते हैं होता पेट्रोल वगैरह। पेट्रोल वगैरह डीजल से क्या होता है, उसका ढक्कन भी टंकी में क्या होता है, बहुत ही मोटे चतुरस बनाया जाता है उसको। पेट्रोल हो गया, ठीक उसी प्रकार से ईथर हो गया, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म हो गया। क्लोरोफॉर्म का कितना निश्चित रूप में, ठीक पानी, पानी तो वाष्पशील हवा की है, ठीक ये सब मैं सब लिख दिया, तुम्हें डाउट ना हो। तो ये अवाष्पशील पदार्थ है, क्या है वाष्पशील। अब बताओ, जब मैं केवल पानी गर्म करूंगा तो इस पानी को खींचने के लिए कोई है नहीं, जिसको गर्म किया जाएगा तो धड़ाधड़ वाष्प बनेगा, तो धड़ाधड़ वाष्प बनेगा तो वाष्प तो यहां क्या लगेगी, ज्यादा लगेगा। अब बताओ, इसी पनिया मैंने इसमें से कोई मिला दिया, अवाष्पशील क्या मिला दिया जी, चाहे नमक चाहे चीनी चाहे यूरिक कोई मिला दिया। अब बताओ, जब पनिया में नमकवा चीनिया कुछ मिला दोगे, एक तो गधा अवाष्पशील है, वो तो उड़ने वाला है नहीं, इसमें हमारी बात, एक तो उड़ने वाला नहीं है, और जो उड़ रहा था, मान लो पानी बेचारा उड़ने का प्रयास तो कर रहा था, पानी सोच रहा है हमको गर्म किया जा रहा है कि हमारी नीचे से एनर्जी बढ़ रही है, हमारा वेग बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, तो एनर्जी बढ़ेगा तो पानी सोचे कि हम उड़ जाएं, वाष्प बदल जाए। लेकिन जो अवाष्पशील है ये तो उड़ नहीं रहा है। जो अवाष्पशील पदार्थ है ये क्या करेगा, जब उड़ेगा तो पिछवा टंगों से पकड़ क्या करेगा, खींच लेगा। तुम चल रहे हो, पिछवा से कोई टंगों पकड़ तुम्हारा खींच, तुम साइकिल बैठ गए, साइकिल चला रहे हो, पिछवा साइकिल पकड़ कोई खींच ले, ये चलेगी नहीं चलेगी। पनिया बेचारा उड़ने का प्रयास तो कर रहा था, लेकिन अवाष्पशील पदार्थ हुआ क्योंकि उसमें सांद्रता ज्यादा हो चुकी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होने की वजह से अब जब पानी उड़ने का प्रयास करेगा उड़ नहीं पाएगा, मतलब यहां पर पानी वाष्प के रूप में बहुत कम बदलेगा। जब वाष्प के रूप में बहुत कम बदलेगा, यानी इस पात्र के दीवारों पर वाष्प दाब क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी इस कंडीशन में इस विलयन का, पहले शुद्ध विलायक था, अब विलयन हो चुका, अब विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगी पहले बच्चा, अब विलयन का वाष्प दाब पहले बच्चा कुछ क्या हो गया, कम हो गया। इसे हम लोग कहते हैं क्या, वाष्प दाब का अनुमान। क्या बोलते जी, तो किसी शुद्ध विलायक में, किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ को मिला देने पर, यदि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन की अपेक्षा, ऐसे बोल दो जी, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा क्या होता है, कम हो जाता है। इसी कभी हम लोग कहते हैं कि वाष्प दाब का 3 से। यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है, तो शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से विलयनवा का वाष्प दबवा पहले की अपेक्षा क्या होता है, कम हो जाता है। वाष्प दाब में कभी हम लोग कहते हैं कि वाष्प दाब का अनुमान का समझाया गया, पूरा 1 घंटा समझाया गया था। ये चीज अच्छा, अवाष्पशील वाष्प समझ गए। यहां पर मैं एक होता है अपघट्ट पदार्थ भी लिख देता हूं मैं, एक होता है अपघट्ट, अपघट्ट पदार्थ, और एक होता है अनअपघट्ट पदार्थ, अनअपघट्ट पदार्थ, पदार्थ, ठीक समझ इधर। अपघट्ट, ये बताओ पहले समय क्या होता था, आज से 10 साल पहले गांव में, 12 साल पहले, 10 साल पहले गांव में केवल एक टीवी होती थी, एक टीवी। रामायण का सीरियल महाभारत आता था, लोग करते क्या थे, 6 बजे खाना खा पी करके बस बैठ जाते थे, 6 बजे खाना बनाता था सबके यहाँ। बाई चांस कोई सीरियल आ रहा हो, बाई चांस उस टाइम में सीरियल मान लो, अब सीरियल चला, उसको जैसे डांस करने लगा उसी समय से, अभी पकड़स एक मिनट एंटीना को जगह पर घुमाता था, 1 मिनट वहां चलाता था, पकड़ ले मतलब लोग करते क्या थे, लाइट कम आ गई तो पानी में नमक घोल लीजिए, पानी फेंक दिया, सब बढ़े ना बढ़े, तुमने हमारी बात। जब लाइटें कम आती लोग करते क्या थे, पानी में नमक घोल लीजिए, पानी क्या करते फेंक देते थे। अब लाइट बढ़ गए, अच्छा बढ़ गए। मतलब
अब घट्ट पदार्थ क्या होता है? जिसको पानी में घोल दो, पानी में घोलने पर वह अपने अणु में क्या होता है? टूट जाता है। उसी को हम लोग कहते क्या है? अब घट्ट। अच्छा मान लो चाहे कोनो अम्ल हो गया, क्या हो गया? अम्ल हो गया। चाहे कोनो क्षार हो गया, चाहे कोनो क्या हो गया? लवण हो गया। ये सब क्या होते हैं? सब क्या होते जी? सब अवघट्ट पदार्थ होते हैं। अम्ल में HCl क्या जी? HCl, सल्फ्यूरिक H2SO4 सब अम्ल है। बताओ तुम्हारे ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया जाएगा बाई चांस, ठीक, तो वो हाथ क्यों जाएगा जी? बाई चांस कहीं शरीर पर जो हाथ क्यों जाएगा जी? खत्म हो जाएगा वो तेजाब। उसी हम लोग कहते हैं क्या? तेजाब गल जाएगा, खत्म। इसे सरकार ने क्या किया? पहले 10 रुपए एक बोतल मिलता था फिनाल वाला, अब क्या उसको सरकार क्या की? बंद कर दी। नहीं लोग कहते थे 10 रुपए के लिए कोई धोखा, हम प्यार में धोखा दे दिए, देख रहे ले ठीक। ये भी क्या होता है? क्षार होता है ना। इसको घोलने में क्या होता है? अपने आणों में टूट जाएगा। ऐसे लवण NaCl क्या जी? सब क्या होता है? लवण होता है ना जी। हाँ ठीक। ऐसे बहुत सारे होते हैं। K2SO4 लवण होता है, K2SO4। ये सब क्या होते हैं? अवघट्ट पदार्थ होते हैं। अनवघट्ट में क्या आएगा? अनवघट्ट में सब आ जाएगा। कौन वाला? आवाज फिसुआ सब आ जाएगा सब। ये सब अपने अणु टूटते। बताओ। अच्छा एक मिनट बना गया। नमक तो आ जाएगा। देखिए इसमें चीनी, मैं जगह लिख रहा हूं यहाँ पर, चीनी आएगा, चीनी आ जाएगा, यूरिया। तुम पानी में चीनी कितना घोल दोगे वो कण के रूप में ही रहेगा, वो आयनों में टूटेगा। ये पानी में नमक घोल दोगे ना, वो क्या बना लेगा? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बना लेगा। लेकिन चीनी हमेशा, चीनी यूरिया हो गया, ये हमेशा अपने भले छोटा छोटा हो जाए, भले तुमको दिखेगा नहीं, ये कैसे रहेगा? कण के रूप में ही रहेगा। धूल का कण छोटको तो धूल कण बड़का होता है। कुछ धूल कण तुम्हारी आंख से दिखते नहीं, जब माइक्रोस्कोप में तुमको दिखेंगे, तो कण के रूप में ही रहेगा वो। ठीक, बताओ सब मैं समझा दिया। अब घट्ट अनवघट्ट, अब आवाज सब आवाज। अब ध्यान से, हमने क्या लिखा? किसी निश्चित तापमान पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। अच्छा मैं लिखता हूं, मतलब यहां लिखूंगा राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार। समझो ध्यान से, क्या बोला गया? वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। जगह थोड़ा घबरा रहा है, चलो कोई बात नहीं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, अपेक्षिक अनुमान। ठीक, तुम लोग एक लाइन लिखना, मैं जगह नहीं ना। बताओ वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान किसका बराबर है जी? विलेय के, विलेय के मूल प्रभाज के, विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज के बराबर है। सही है? कोई डाउट? पीछे खड़ी हो। हाँ खड़ी हो। मोल प्रभाज किसे कहते हैं? जल्दी से बगल में खड़ी हो, बढ़ जाओ, खड़ी हो उसको। चलो ठीक है, ऐसे आज हो जाए उसको, ठीक ना? चलो ठीक। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान बताओ क्या होता? बताओ, कल लिखवाया था ना, P0 माइनस PS। ऐसे ही सबको याद हो जाए हमेशा। वेरी गुड। चलो P0 बताओ। मोल प्रभाज क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित मिलाया गया विलेय के मोलों की बटे कुल मोलों की के अनुपात को हम लोग कहते क्या है? लेकिन यहाँ पर बात किसका किया है? विलेय के ना जी। तो विलेय हम लोग कहते हैं N से बटे कुल मोल, N प्लस कैपिटल। बताओ ये आ गया फार्मूला। ये क्या है? राउल्ट का नियम। उतरा पहले इसको, आगे जाते हैं। तार लो, आगे लिखो। राउल्ट के नियम की सीमाएं। फिर पूछ रहा हूं, दुखे रहो। राउल्ट के नियम,
राउट के नियम की सीमाएं। देखो इसमें राउट के नियम की सीमाएं निम्नवत हैं। राउट के नियम की सीमाएं लिमिटेशन ऑफ राउट ला लिख लो इंग्लिश। राउट के नियम की सीमाएं निम्नवत हैं। ठीक, पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट, यह नियम केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है। पहले भी फिर समझाएंगे तो पूरा विस्तार से। यह नियम केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है। पॉइंट नंबर 2, यह नियम वैद्युत अपघट्य के विलयनों पर लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता है। अगला पॉइंट लिखो, यह नियम अवाष्पशील विलयनों पर लागू होता है। यह नियम अवाष्पशील विलयनों पर ही लागू होता है। लागू होता है। अगला पॉइंट लिखो, यह नियम ताप पर इस नियम में ताप स्थिर होना चाहिए। स्थिर होना चाहिए। अगला, विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक आपस में संगुणित नहीं होने चाहिए। संगुणित नहीं होने चाहिए। यह है राउट के नियम की सीमाएं। अगर एक को नियम पालन नहीं किया, राउट के नियम क्या हो जाएगा जी? फेल हो जाएगा। ठीक, समझ आ गया? चलो 5 पॉइंट बहुत है, नीचे लिख लो उपयोग। फिर समझाता हूं। इस नियम के द्वारा किसी विलयन का वाष्प दाब व अणुभार की गणना करने में प्रयोग किया जाता है। लिखिए, इस नियम के द्वारा किसी विलयन का वाष्प दाब व अणुभार गणना किया जाता है। मतलब वाष्प दाब भी निकालते हैं और क्या निकालते हैं? अणु भार भी निकालेंगे सब। ठीक है, समझ इधर हमने क्या लिखा?
पहला पॉइंट, जो राउल्ट का नियम है यह केवल तनु विलयन पर ही लागू होगा। ध्यान रखना, तनु विलयन का मतलब क्या है? एक आदर्श विलयन। क्या जी? मतलब यह विलयन केवल आदर्श विलयन पर ही लागू होगा। मतलब समझ पाए तुम? विलयन ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो और तो बहुत गाढ़ा क्या हो, पतला हो, बीच में हो, मीडियम में हो। किसमें जी? मीडियम में। अगर विलयन बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो गाढ़ा होने से जो पदार्थ है वो उसमें टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो वहां पर कुछ मतलब निकलेगा नहीं। तब विलयन ऐसा होना चाहिए कि जो विलय मिलाया जाए वह थोड़ा बहुत क्या हो जाए, टूटे। मतलब तनु विलयन होना चाहिए, मतलब पतला विलयन होना चाहिए जी, बहुत गाढ़ा विलयन नहीं होना चाहिए। मतलब राउल्ट का नियम तनु विलयन पर ही लागू होगा, शांत विलयन पर लागू नहीं होगा। शांत विलयन पर फेल कर जाएगा, क्योंकि क्या, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ अवाष्पशील वैद्युत घट घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक विलय के मोल प्रभाव क्या हो रहा है जी, बराबर हो रहा है। अगला क्या है, यह नियम वैद्युत अपघट्ट के विलोम पर लागू नहीं होता। अच्छा, इसका मतलब क्या है? हमने यहां पर क्या लिखा था, वैद्युत अनवघट्ट लिखा था। मतलब यह नियम केवल अनवघट्ट विलयन पर लागू होगा। अपघट्ट पर मान लो ऐसा विलयन है जिसमें तूने नमक घोल दिया। क्या घोल दिया है? अब नमक क्या करेगा? नमक जिसे घोलोगे क्या करेगा जी, अपने अणु में टूट जाएगा, और यह नियम वहां क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तो तुम लोग जानते हो जिंक के पात्र में कभी भी कॉपर सल्फेट रखा नहीं जाता। क्यों? मान लो, समझो ध्यान। जिंक के पात्र में कभी कॉपर सल्फेट को हम लोग नहीं रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि कॉपर सल्फेट क्रियाशीलता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कॉपर जिंक करता क्या है, कॉपर सल्फेट विलयन से सल्फेट को मार भगा देगा, और खुद वहां पर क्या हो जाएगा, ये बना लेगा जिंक सब। कॉपर वहां चला गया बेचारा। बताओ पहले क्या था? पहले था कॉपर सल्फेट, अब क्या बन गया, जिंक। उसका अस्तित्व खत्म हो गया। पूछो, पहले कॉपर था सल्फेट, अब जिंक सल्फेट हो गया। इसीलिए जिंक के पात्र में हम लोग कॉपर सल्फेट नहीं रखते हैं। उसी प्रकार से अगर विलयन ऐसा है कि उसको मैंने ऐसे कोई पदार्थ घोल दिया उसमें, वो अपने अणु में टूट जा रहा है, बनना चाहिए कुछ, बन जाएगा कुछ, बनना चाहिए कॉपर और बन क्या गया, जिंक, पूरा नाश हो गया। तो ऐसा पदार्थ नहीं मिलाना है। अब मैं बताया था भी, अपघट्ट में कौन कौन आएगा, पूरा अम्ल आ जाएगा, पूरा क्षार आ जाएगा, पूरा लवण आ जाएगा। सब क्या होते हैं, अपघट्ट पदार्थ होते हैं। मतलब इन सब पदार्थों को नहीं लेना है, ऐसे लेना जो घुलने वाले ना हो। यूरिया हो गया, चीनी हो गया, अणु ना टूटने वाले हो। मैं लिखा नहीं हूं। अगला पॉइंट, यह नियम अवाष्पशील विलयनों पर लागू होगा। अवाष्पशील मतलब उड़ने नहीं चाहिए। मतलब जो राउल्ट का नियम है यह अवाष्पशील विलयन पर ही लागू होगा। मतलब ऐसे विलय लेने हैं जो उड़े ना। बताया भी, यूरिया हो गया, चीनी हो गया, ग्लिसरीन हो गया, बताया था ना भी ना। सब क्या होते, अवाष्पशील होते, उड़ते उड़ते नहीं है। मतलब यह विलयन केवल अवाष्पशील पदार्थ पर लागू, अवाष्पशील पदार्थ पर लागू, तब गर्म किया सब उड़ भाग गया। अगला पॉइंट, इस नियम में ताप स्थिर होना चाहिए। जब तुम लोग जानते होगे मार्केट में, तुम सोचो आज हमारे घरों में, मान लो घरों में, गांव में लोग क्या करेंगे, डेयरी मिल्क खुला हुआ है, डेयरी, हाँ वही माल, ठीक। लोग क्या करते हैं, गांव वाले, घर वाले दूध लेकर गए डेयरी पर, दूध दे दिए। और तुम सोचो गर्मियों में तुम सुबह दूध निकाला गया गाय भैंस से, दोपहर तक रख दो, दूध क्या होता है, खत्म हो जाएगा, खराब होते मतलब। अब तू सोचो, और सुबह दूध ले जा रहे हैं, 4 दिन तक वो फैक्ट्री में ले गए, फैक्ट्री में ले जाने के बाद उसको मार्केट में क्या, 4 दिन तक क्या हो रहा है, सप्लाई तभी खराब नहीं हो रहा है। क्यों? उस दूध को लोग ले जाएंगे फैक्ट्री में, वहां पर टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस शायद होता है। उसे करते क्या, गर्म करते, गर्म करके जो मलाई वगैरह होती है पूरा क्या करते, उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद तब उसको क्या, पैकेट में, ठीक, पैकेट में पैक करेंगे, फिर मार्केट में क्या होगी, सप्लाई होगी, कुछ केमिकल का मिला करके, खराब ना होने पाए। ये बताओ, घर में तुम टमाटर चटनी बना दो, सुबह बनाओ, शाम को कोई चटनी खाओ, क्या होगा, उसका स्वाद क्या हो जाएगा,
अब तुम लोग जाकर के मार्केट में बर्गर खाते हो, पिज्जा खाते हो, चाउमीन खाते हो, और चटनी क्या आज की बनी होती है? 4 साल 55 साल से वही चटनिया डिब्बों में भरा होता। तुम क्या करते हो? चाउमीन उठाए ले जा रहा है, और 4 महीने क्या हो गया? 3-4 महीने खाए, 5वें महीने पर पेट क्या दब रहा है। अभी ये दिल्ली में केस हुआ था, रात दिन क्या खा रहे थे? बर्गर खा रहे थे, पूरा उसका किडनी क्या हो गया? सिकुड़ गया, पूरा जो किडनी था पूरा सिकुड़ गया, पूरा पेट खत्म हो गया, मर गई। आगे एक आगे बिलियन में बिलियन आपस में संगुणित नहीं हो चाहिए। अच्छा, इसको तो क्या है? हमने 2 पदार्थ ऐसे ले लिए तो आपस में मिल करके, मान लो हमें लिए जिंक और कॉपर सल्फर ले लिया, बनना चाहिए कॉपर सल्फर, बन क्या गया? मतलब ऐसे पदार्थ लेना है जो आपस में मिल करके नए पदार्थ ना बनाए, जो पहले थे वही बाद में रहे। संगुण तो क्या होता है? मिलना, आपस में मिल ना जाए और नए पदार्थ ना बनाने पाए, तभी नियम लागू होगा। 2 फटाक से पहले इतना कर लो, कर लिए? आगे लिखो, राउट के नियम से निष्कर्ष हेडिंग। राउट के नियम से निष्कर्ष, ठीक? कंक्लूजन ऑफ राउट लॉ। तुमको मैं एक चीज सिखाता हूं, इसमें क्या हो रहा है? बोर्ड का एग्जाम चल रहा है ना, बोर्ड के एग्जाम में कल दैनिक जागरण में एक चीज दिया था, बोलो शांत रहो। बोर्ड का एग्जाम खत्म, कॉपी चेक हो रही है, मतलब ठीक? परसों पेपर में दैनिक जागरण क्या लिखा हुआ है? बोलो जी, एक लड़की ने लिखा था, छात्रन लिखा, धीरे धीरे होता है प्यार पर एक बार हुआ तो जबरदस्त होता है। एक छात्र ने काफी लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं। सुनो पहले, छात्रा ने भौतिकी कॉपी में प्यार का उदाहरण देकर सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। छात्र ने ओमी और अनोमी तत्व के अंतर के जवाब में लिखा है कि जिस प्रकार से हम जानते हैं कि प्यार जल्दी नहीं होता है, लेकिन होता है तो बहुत जबरदस्त होता है। ठीक, आगे ठीक। अब क्या हुआ? एक अन्य छात्रा ने उत्तर की बजाय यह विश्वास भी दिलाया कि वह मन लगाकर पढ़ाई करेगी। छात्रा ने लिखा कि जो मेरी कॉपी चेक करेगा, प्लीज आप मुझे अच्छे मार्क देंगे, जिससे मैं और साहसी लड़की बनूंगी। भैया गजब गजब लोग हैं। इस बार की बात है, काफी चेक हो रही है ना, इस बार की बात, इसे कभी लिखा जा रहा है। टोल थका क्या था भाई ध्यान से, चलो राउट के नियम अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा बताओ? P0 माइनस PS बटे बराबर बताओ क्या लिखा? n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल n। अब एक जांच कर बताओ, यही राउट का नियम है ना? बताओ यहां पर स्मॉल n क्या है? विलेय के मोलों की, मैं लिखता हूं जहां स्मॉल n, अब लिखना नहीं है किसी को, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के संख्या तथा कैपिटल N विलायक के क्या जी? मोलों की संख्या है, सही है? चलो, जहां स्मॉल क्या जी? विलेय के मोलों की, और कैपिटल N क्या है? विलायक के मोलों की। ये बताओ,
राउल्ट का नियम कहाँ लागू होता है? तनु विलोम सन विलयन पर। अच्छा, वेरी गुड। यहां लिखना पड़ेगा परंतु। परंतु तनु विलयन के लिए बताओ, ये बताओ, ऊपर है विलय, नीचे है विलय प्लस विलायक ना जी। विलय प्लस विलायक क्या बनता है? विलयन। ये तो विलयन कैसा है? तनु विलयन है। अब बताओ, अगर विलयन तनु विलयन होगा तो गाढ़ा होगा, गाढ़ा और पतला होगा। अच्छा, हमने फिर समझो, राउल्ट का नियम लागू होता है तनु विलयन पर, लेकिन नीचे क्या है? विलय और विलायक यानी विलयन है। राउल्ट का नियम विलयन पर लागू नहीं होता, कहां लागू होता है? तनु विलयन पर। अब बताओ, अगर तनु विलयन पर लागू होगा तो विलयन कैसा होगा? पतला कि गाढ़ा होगा? अब बताओ, अगर पतला होगा तो पानी क्या होगा उसमें? ज्यादा होगा। यानी मतलब क्या है? जो n प्लस n का मान है, जो n प्लस n का मान है, वह मान किसके बराबर होगा? कैपिटल। तब क्यों? यानी विलयन में इसकी मात्रा कम है, पूरा पनीय है। अगर बताओ पूरा पनीय है, चीनियों से में क्या है जी? कम है। हमने क्या मान लिया वहां पर? पूरा पानी। मतलब क्यों? उसमें क्या है? केवल विलायक के मोलों की विलय है ही नहीं, क्योंकि राउल्ट का नियम कहां लग रहा है? तनु विलयन पर। मतलब n प्लस n का मान किसके बराबर है? कैपिटल n। क्यों? तनु विलयन है। राउल्ट का नियम कहां लागू होता है? तनु। यानी n प्लस n का मान किसके बराबर होगा? n के बराबर होगा, ऐसे लगभग। अब आगे देखो इधर, तो ध्यान से देखो। तो हम लोग क्या लिखेंगे भैया? अतः, अतः पी नॉट माइनस पी एस बटे क्या जी? पी नॉट n बटे क्या? कैपिटल n। इसके स्थान में क्या लिखो? कैपिटल n। अब बताओ, n क्या यहां पर? विलय के मोलों की। सबका ध्यान इधर, n है विलय के मोलों की संख्या, ठीक? इसे मान लेना। अब बताओ, मोलों की संख्या होता क्या है? उस पदार्थ का भार बटे अणु, यानी विलय का भार बटे विलय का। लिख देता हूं मैं, विलय का भार बटे विलय का। अब तो विलय है तो छोटको डब्लू बड़का डब्लू, छोटका n क्या है? विलायक के मोलों की। बस देखते जाओ, विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की कैपिटल n। तो अब क्या लिखूं? बताओ, विलयक विलायक लिखूंगा, ऊपर विलायक का भार बटे विलायक का, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, यानी क्या जी? कैपिटल W बटे कैपिटल A। रखो सब वहां पर। तो क्या आया था? यानी P नॉट माइनस पी एस बटे P नॉट बराबर, ये कितना है? W बटे M। ये कितना है? W बटे। ये कहां जाएगा? कहां लिखूं मैं? इधर लिखना ही, तुम लोग समझ रहा हूं, इधर लिखता हूं मैं। तो P नॉट माइनस बटे P नॉट बराबर, ये हो गया क्या? W बटे M गुणे M बटे W। इसको फ्री फैक्टर तुम्हारा थोड़ा मन का है। P नॉट माइनस पी एस बटे क्या जी? बराबर W M बटे M। यही है राउल्ट के नियम का समीकरण। अच्छा, हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं? ठीक है, खड़ी हो तुम्हें। हाँ, टाइम नहीं है।
बताओ, छोड़कर डब्लू क्या है? बिले का भार। छोड़कर एम क्या है? बिले का अणु भार। बड़का या डब्लू क्या है? विलायक का भार। बड़का एम क्या है? जिससे पूछूंगा बताएगा। विलायक का अणु भार। बैठ जाओ तुम। चलो, पी नॉट क्या है? बैठ जाओ, वेरी गुड, बैठ जाओ। क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। जी हाँ, शुद्ध विलायक का। ऐसे सबके होना चाहिए हमेशा। चलो, पीएस क्या है? बैठ जाओ, वेरी गुड। ये क्या है? विलयन का। ना जी, विलयन का वाष्प दाब। किसी को डाउट? घबराहट से मार लो।